सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ जी द्वारा रचित कहानी किरदार। अविनाश, पहुंचते ही फोन कर देना, वरना तुम्हारी माँ को चिंता हो जाएगी। जी मामा जी। और बस चल पड़ी थी। अविनाश, तू ये मत समझ कि तुझे शादी के लिए भेजा जा रहा है। वहां मेरे दोस्त ब्रिगेडियर सिन्हा का घर और बाग हैं। वहां तू बस उनके परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जा रहा है। वह जानता है कि यह जाल शादी के लिए ही बिछाया जा रहा है। बस चलते ही अच्छा मौसम होने के बावजूद अविनाश के मन की कड़वी स्मृतियां धुआं देने लगी। 7 साल हो गए। मन के छाले हैं कि सूखते नहीं, बल्कि बार बार फूट कर उसे आहत करते हैं। हर स्त्री अब एक छलावा लगती है। आखिर उसका क्या गुनाह था? यही कि उसने तयशुदा शादी की थी। माँ तो बस घर बार और उनकी शानदार मेहमान नवाजी पर ही रीझ गई थी। लड़की की सुंदरता, मौन और सादगी माँ को अटपटी नहीं लगी। देखने दिखाने की रस्म के बाद सबके कहने पर एकांत में उसने बस संक्षिप्त में बात की और फौजी जीवन की दुश्वारियों पर बात चलाते ही वह अचानक उठकर चली गई। तब उसे लगा था कि शर्मा रही होगी। उसने सोच लिया था कि अब तो शादी हो ही रही है, जिंदगी भर बातें कर लेंगे। माँ की पसंद, माँ का इकलौता, यही तो सुख होगा उनके जीवन में। शादी के ताम झाम के बाद जब अपनी जीवन संगनी से मिलने की, वो इत्मीनान की, एक दूसरे को जानने की रात आई, तो शादी के शानदार पलंग पर फूलों की सजावट के बीच उसे काली नाइटी में वह पैर सिकोड़े सोई मिली। जगाने पर बहुत ठंडी आवाज में उसने कहा था, यह शादी नहीं है अविनाश, समझौता है, सो जाओ। किस तरह का समझौता? मना कर देना था तुम्हें। किया था बहुत, कोई नहीं माना। अब क्या? कुछ भी नहीं। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। जब अगले दिन वह मायके गई तो उसकी जगह लौटकर विवाह को शून्य साबित करने के लिए उसके वकील का नोटिस आया, जिसमें आरोप था कि वह नपुंसक है और विवाह के योग्य नहीं है। वह जड़ होकर रह गया। माँ और मामा जी ने उसके घर वालों से कहा सुनी की। कोर्ट का फैसला होने तक अपमान उसे जलाता रहा। हालांकि वह आरोप साबित न हो सका, पर अब उसका ही मानना था कि यह संबंध बना रहे। उसने तलाक मंजूर कर लिया। उसने अपनी पोस्टिंग लेह करवा ली थी और माँ की दूसरे विवाह की जिद को टाल गया था। पर अब माँ के अकेलेपन और अस्वस्थता की वजह से उसे जोधपुर पोस्टिंग करवानी पड़ी और माँ के साथ रहकर उनकी जिद न टाल सका। थक गया था हर बार वही बहस। माँ, इस अगस्त में 35 का हो जाऊंगा मैं। चुप कर, 35 की कोई उम्र होती है आजकल? पिछले कई दिनों से मामा यह माउंट आबू प्रकरण चलाए जा रहे थे। इस बार मामा छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहते थे, सो वे उसे लड़की और उसके परिवार के साथ पूरे हफ्ते छोड़ना चाह रहे थे। ब्रिगेडियर सिन्हा मामा के बचपन के दोस्त हैं। उनकी एक बहन है अविवाहित। अविनाश के मन में किसी बात को लेकर कोई उत्साह नहीं, बल्कि मलाल हो रहा है। उसने सोचा था कि इस बार सालाना छुट्टी लेकर माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएगा और वह माउंट आबू जा रहा है, किसी अजनबी परिवार में। शाम का छुटपुटा रास्तों और पहाड़ियों पर उतर आया है। तोतों का एक झुंड शोर मचाते हुए अपने ठिकाने को लौट रहा है। हवा में सर्दी की खुनकी महसूस होने लगी है। वह खुली खिड़की जरा सी सरका देता है, बस के अंदर नजर डालता है। सामने वाली सीट पर एक विदेशी युवती बैठी है। उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वह उस बेबाक निश्चल मुस्कान पर जवाब में मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। न जाने किस गुमान में उसके हाथ बाल संवारने लगते हैं। अपनी इस कॉलेज के लड़कों जैसी हरकत पर उसे हंसी आ जाती है। वैसे आज़ादी में कितना सुकून है। अब उम्र के 35 साल मुक्त रहकर विवाह के पक्ष में वह जरा भी नहीं। पर यहाँ भारत में जिस तरह बड़ी उम्र की लड़कियों का कुंवारा रहना संदिग्ध होता है, वहीं बड़ी उम्र के कुंवारे भी संदेहों से अछूते नहीं रह पाते। समाज का इतना दबाव होता है कि आपको कोई चैन से बैठने ही नहीं दे सकता। शादी वादी बेकार का बवाल। उसकी नजर फिर उधर चली गई। वह भी इधर ही देख रही थी। दोनों ने फिर मुस्कान बांटी। लड़की आकर्षक है,
उसने माँ की जबरदस्ती रखी हुई जैकेट निकाल कर पहन ली। लड़की ने फिर उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में आमंत्रण था। वह मुस्कुराया नहीं। इस बार एक गहरी नजर डालकर खिड़की के बाहर फैलते अंधेरे में दृष्टि डालने लगा। पहाड़ों पेड़ों की सब्ज आकृतियां धीरे धीरे स्याही में बदल रही थीं। उसके मन पर अनमयस्कता घेर आई। कहाँ जा रहा है वह, और क्यों बेवजह? क्या समझौते की तरह दो लोगों के बंधने से जरूरी काम कुछ और नहीं? बेकार है यह विवाह नामक संस्था। मामा क्यों कहते हैं कि शारीरिक जरूरतें तो हैं ही, एक साथी की मानसिक जरूरत भी होती है। शारीरिक जरूरतों का क्या है? उस जैसे आकर्षक पुरुष के लिए लड़कियों की कमी है क्या? जैसे जैसे अंधेरा गहरा रहा है, वह उस विदेशी युवती की नजरों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा है। उसने चेहरा घुमा लिया है खिड़की की तरफ फिर से। हालांकि इस एक मुद्रा में उसकी गर्दन दुखने लगी है, पर वह नहीं चाहता कि लड़की किसी किस्म की गलतफहमी पाल ले। पहाड़ी रास्तों से होकर ब्रिगेडियर सिन्हा के बंगले पर पहुंचने में 15 मिनट लग गए। सारे रास्ते वे बोलते रहे, वह सुनता रहा कि कैसे फौज छोड़कर वे यहाँ सेटल हुए, फार्मिंग में उनकी रुचि शुरू से रही है, वे स्ट्रॉबेरीज उगाना चाह रहे हैं इस बार, यहाँ वे बहुत लोकप्रिय हैं, आदि आदि। उनके बंगले के गेट से पोर्च तक 1 मिनट की ड्राइव से लग रहा था कि खूब बड़ी जगह लेकर घर बनाया गया है। अंदर पहुंचकर राम सिंह को उनका सामान गेस्ट रूम में रखने का आदेश देकर उसे हॉल नुमा ड्राइंग रूम में बिठाकर वे अंदर कहीं गायब हो गए। हॉल की सज्जा कलात्मक थी। किसी के हाथ से बनी सुंदर पेंटिंग्स, जिनमें ज्यादातर राजस्थानी स्त्रियों के चेहरे थे। सांवला रंग, लंबोतरे चेहरे, खिंची हुई काजल भरी आंखें और तीखी नाक वाली। पूरे हॉल पर नजर घूमती हुई एक जगह आ टिकी। एक लंबी आकृति स्टूल पर चढ़ी एक पेंटिंग के लिए कीलें ठोक रही थी। अचानक वह जीती जागती पेंटिंग धम से ड्राइंग रूम के गलीचे पर कूद पड़ी। हेलो कहकर वह खिसकने लगी। अविनाश, ये मेरी बेटी है नीलांजना, बीएससी कर रही है। बेटा जाओ मम्मी को भेजो और किचन में चाय और स्नैक्स के लिए क्या ना। चाय की औपचारिकता के बाद वह गेस्ट रूम में आ गया, जो एक छोटा मोटा सा समस्त सुविधाओं से युक्त फ्लैट ही था। डिनर टेबल पर बहुत से अनजाने चेहरे थे। अविनाश, ये रेवा है मेरी बहन, जे आर्ट्स में लेक्चरर है। मयंक मेरा बेटा आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर रहा है। ये मयंक का दोस्त केतन है। तुम पहले आए होते, ये सब 1 सप्ताह से यहीं थे, कल जा रहे हैं। रेवा तुम तो रुकोगी ना? जी दादा, पर वो एक एग्जीबिशन थी मेरे स्टूडेंट्स की। बुआ रुक जाओ ना, भाई को जाने दो, कल आप अभी तो आई थी। ठीक है, उसने अविनाश पर उड़ती हुई निगाह डालते हुए कहा। उसने पहली बार रेवा को गौर से देखा। तांबई रंग, बड़ी बड़ी काजल से लदी आंखें, भरे भरे होंठ और चौड़ी नाक, चेहरे पर परिपक्व सधा हुआ भाव। भरे संतुलित जिस्म पर बाटिक प्रिंट का भूरा कुर्ता और जीन्स, घने काले लंबे बाल आकर्षक मगर बेतरतीब से जूड़े में लपेटे हुए। एकाएक आंख पर छा जाने वाला दृढ़ व्यक्तित्व। बात करने के ढंग और शब्दों के चयन से ही लगता है कि कोई बुद्धिजीवी कलाकार बात कर रहा है। फिर नजर घूमी तो नीला पर जा टिकी। गंदुमी रंग, बुआ की सी बड़ी बड़ी आंखें और नाक और होंठ माँ जैसे नाजुक से। क्या देख रहे हैं आप पापा? आपके मेहमान खाना तो खा नहीं रहे हैं। ओह हाँ अविनाश, लो ना। सुबह वह देर से उठ सका था। उठते ही खिड़की में आया तो देखा नीचे मयंक और उसका दोस्त जिप्सी में सामान रख रहे थे। मयंक ने वहीं से चिल्लाकर अलविदा ली और ब्रिगेडियर सिन्हा उन्हें छोड़ने चले गए। वह नहा धोकर नीचे उतर आया। नीलांजना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर कॉलेज जाने की तैयारी में थी। उसके लिए भी वहीं चाय आ गई। मेरा मन नहीं कर रहा कॉलेज जाने का, पर आज मेरा प्रैक्टिकल पीरियड है। बाहर बुआ मेरे लिए एक पेंटिंग बना रही है, देखते रहिएगा, बोर नहीं होंगे। शाम को मैं आऊंगी तब घूमने चलेंगे। वह हंस पड़ा। चाय पीकर वह बाहर आ गया। रेवा सचमुच एक पेंटिंग में व्यस्त थी। वह पीछे जाकर खड़ा हो गया। छोड़ क्यों दी? मैं तो कोई बात नहीं, वैसे भी यह पिछले साल से चल रही है, पूरी हो ही नहीं पाती।
इसके बीच न जाने कितनी पेंटिंग्स बना डाली। यह अटकी हुई है। दरअसल बॉम्बे में होती तो पूरी हो जाती। इसे नीला ले जाने ही नहीं देती। हंसती हुई रेवा अच्छी लगती है। हंसी चेहरे पर से गंभीरता के मुखौटे को खिसका जाती है। उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा। उसे वह नीला का ही पोर्ट्रेट लगा। चेहरा अभी अधूरा था। बड़ी आंखें, चेहरे पर बिखरे सुनहरे बालों का गुच्छा, लैस वाला गुलाबी टॉप, बाकी पीछे बैकग्राउंड अधूरा था। तस्वीर अधूरी होने की वजह से उदास सी लग रही थी। रेवा ने बालों से लकड़ी का मछली के सिर वाला कांटा निकाला, जो कि उसकी रुचि के अनुसार कलात्मक था, और बाल कमर तक फैल गए और पहाड़ी बयार में उड़ने लगे थे। वह गौर से देखे बिना रह ना सका। रेवा ने उसकी नज़र को उपेक्षित कर दिया और ब्रेकफास्ट यहीं मंगवाने के लिए कहकर चली गई। ब्रेकफास्ट बाहर लॉन में लग गया और परिवार के बचे हुए सदस्य वहीं आ गए। ब्रिगेडियर सिन्हा ने कश्मीर मसले पर बात छेड़ दी तो वह चर्चा देर तक चलती रही। रेवा ज्यादा रुचि नहीं ले रही थी। वह उठकर लाइब्रेरी में चली गई तो ब्रिगेडियर साहब मुद्दे पर आ गए। तो अविनाश, तुम्हारा रेवा को लेकर क्या ख्याल है? वह अचकचा गया। क्या कहे? देखो बेटा, मुझे तुम्हारा अतीत मालूम है। रेवा को भी मैंने बताया है। अब तुम दोनों को ही विवाह को लेकर निर्णय ले लेना चाहिए। यह समझ लो यह आखिरी गाड़ी है। उसके बाद या तो सफर टाल दो या इसी में चढ़ जाओ। लंच के बाद वह अपने कमरे में आने के बाद देर तक इस विषय पर सोच सोच कर उलझता रहा। रेवा आर्मी के माहौल में रही है, अच्छी लड़की है, क्या हाँ कह दे? क्या सोच रहे थे? बुआ के बारे में। नीला, तुम कब आई? अरे कब से आकर खड़ी हूँ कॉफी लेकर। आप हैं कि गहरी सोच में गुम हैं? सलवार कुर्ते में नीला बड़ी बड़ी लगी। दोनों ने कॉफी पी ली तो नीला ने उसे खींचकर उठा दिया। जाइए जल्दी कपड़े बदलिए ना, हम घूमने चलेंगे। हम कौन कौन? जाना तो मुझे भी था, पर मम्मी कहती हैं कि आप और बुआ ही जाएंगे। प्लीज अविनाश अंकल, आप कहिए ना मम्मी से कि मैं भी चलूंगी। अंकल, क्या मैं इतना बड़ा लगता हूँ? लगते तो नहीं, पर क्या कहूँ, फिलहाल अविनाश जी चलेगा। रेवा ने भी नीला की पैरवी की, क्योंकि दोनों ही टाल रहे थे। एकांत एक उम्र के बाद कितना मुश्किल हो जाता है किसी से बंधना, महज कुछ शारीरिक जरूरतों और सहारे के लिए। वह भी शायद यही सोच रही होगी। अपनी अपनी आज़ादियों की लत लग गई है हमें। वह भी तो मुझसे 2 साल बड़ी ही है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। क्या उसके कई अच्छे दोस्त उससे बड़े नहीं हैं? नहीं कर सकेगा अभी वह हाँ जैसा हाँ। कौन ड्राइव करेगा? नीला ने पूछा। ऑफ कोर्स मैं नीलू। अविनाश जी को कहाँ इन पहाड़ी रास्तों का अंदाजा होगा। और तुम्हें दादा ने मना किया था ना? रेवा साड़ी में थी। यहाँ भी वही कलात्मक स्पर्श। नीला ही बोलती रही। सारे रास्ते दोनों खामोश थे, अपने अपने दायरों में। एक मंदिर की सीढ़ियों के पास जाकर रेवा ने गाड़ी रोक दी। ऊपर चढ़ते हुए उसने कहा, मैं अभी आई। क्या तुम्हारी बुआ जी बड़ी धार्मिक हैं? हाँ, ज्यादा तो नहीं। अभी तो वह इस पुराने मंदिर में अपने एक स्केच के लिए फोटो लेने गई हैं। आपने क्या सोचा कि वह मन्नत मांगने गई हैं कि हे भगवान, इस हैंडसम फौजी से अब मेरी मंगनी हो ही जाए? गलत फहमी में मत रहिएगा। मेरी बुआ ही सबको रिजेक्ट करती हैं। वो तो मिस बॉम्बे भी रह चुकी हैं अपने ज़माने में। अच्छा, बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नीला, बच्चों की बात का बुरा मानते हैं क्या? अविनाश जी, मैं बच्ची नहीं हूँ। एक बार अंकल क्या कह दिया आपने बच्चों में शुमार कर लिया। अच्छा मिस नीलांजना, तो आप क्या कह रही थी? बुआ आ गई, कहकर उसने मेरा हाथ दबा दिया। रेवा को बोटिंग में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, सो वह शॉल लेकर किनारे रखी एक बेंच पर बैठ गई और मैं न चाहकर भी नीला के साथ बोटिंग पर चला गया। अविनाश जी, सनसेट के वक्त सबकी आंखों का रंग बदल जाता है। देखो आपकी और मेरी। नीलांजना की आंखों में समुद्र उफान पर था। उसके खुले सीधे सीधे भूरे बाल सोने के तार लग रहे थे। हवा में उड़ता उसका लेस वाला कॉलर। अविनाश जी, क्या देख रहे थे? यही कि तुम बहुत सुंदर हो। हाँ हूँ तो, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रकृति में हर चीज सुंदर है। मुझे तो हर चीज सुंदर लगती है। हाँ, तुम्हारी उम्र में मुझे भी सब कुछ सुंदर लगता था। अब नजरिया बदल गया है। वास्तविकताएं अलग होती हैं। सबका सोचने का ढंग है अपना अपना। क्या ये झील वास्तविक नहीं है?
वो तांबई जैसा जलपंखियों का झुंड रियल नहीं है? है नीला। अविनाश जी, पापा से सुना था कि आप कविताएं लिखते थे, फिर छोड़ क्यों दी? तुम्हें रुचि है? हाँ बहुत, पर आपने क्यों छोड़ा? वही रियलिटीज, नीला ने दोहराया और दोनों हंस पड़े। नीला, तुम्हें क्या मालूम जिंदगी कितनी बड़ी ग्रिम रियलिटी है, जिसे तुम्हें बताकर डराना नहीं चाहता। ईश्वर करे तुम्हारी जिंदगी उन्हीं सुंदर सत्यों के रूप में मिले, डरावने मुखौटे पहनकर नहीं। अविनाश ने दुआ की। अविनाश जी, चलिए, किनारा आ गया। आप क्या सोचते रहते हैं? कैसी रही बोटिंग? रेवा चलकर पास आ गई थी। मजेदार। रेवा एक चांदी के जेवरों की दुकान में चली गई तो वह और नीला बाहर की ओर बैठ गए। तुम्हें जेवरों में रुचि नहीं? बुआ जैसी ज्वेलरी में नहीं। कहां कहां से आदिवासियों की डिजाइन कॉपी करवा के सिल्वर का ऑक्सीडाइज करवा कर पहनती हैं। मेरा बस चले तो कानों में बबूल के गोल फूल पहनूं, बालों में रंग बिरंगे पंख लगा लूं, वन कन्या की तरह। दोनों हंस दिए। हमारे घर में किसी को हंसने का शौक ही नहीं है। नीलू, जी बुआ। देखो, ये एमेथिस्ट जड़ा कड़ा पसंद है तुझे? तेरे नए पर्पल सूट के साथ मैच करेगा। अच्छा है बुआ। अविनाश जी, यह है आपके लिए। मेरे लिए क्या? देख लीजिए। एक्वामाराइन स्टोन के बहुत सुंदर कफलिंग्स थे। पहली बार रेवा ने अपनी आंखों में आत्मीयता भरकर मुस्कुराकर उसे देखा था। यानी फिर भी अभी भी वक्त लगेगा हाँ करने से पहले। ऐसे ही न जाने 3 दिन कब बीत गए। वो और नीला बहुत आत्मीय हो गए थे, दो दोस्तों की तरह। एक दिन देर शाम, मैं बुआ की जगह होती तो बहुत पहले आपसे शादी के लिए हाँ कह देती। मैं किसकी जगह होता फिर? फिर एक हंसी। आपके बारे में कुछ सुना था। सच ही सुना होगा। कैसी होगी वह लड़की जिसने आपको बिना जाने? छोड़ो ना नीला, शायद उसकी ही कोई विवशता हो। क्या वह किसी और से प्यार करती थी? शायद। ऐसा क्यों होता है अविनाश जी? शादी जबरदस्ती का सौदा नहीं होनी चाहिए ना। ऐसे तो अधूरे रिश्तों की कतार लग जाएगी। आपसे वह प्यार नहीं करती थी और शादी हुई। आप किसी को प्यार करें और शादी किसी से हो जाए, फिर उसकी जिससे शादी हो वह, ऐसे जाने कितने प्यार की अधूरी तस्वीरें ही रह जाती होंगी ना। तुम अभी छोटी हो नीला, जिंदगी के सच को समझने के लिए। अच्छा, आप बुआ से शादी करेंगे? पता नहीं नीला, दरअसल मैं यह सब सोचकर नहीं आया हूँ, बस मामा की बात रखने के लिए चला आया। आप बहुत भावुक हैं और बुआ बहुत प्रैक्टिकल। मैं भावुक हूँ कैसे जाना? जिन्हें आप एडमायर करते हैं उन्हें आप जान भी लेते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। नीला के नाइट सूट के ढीले कुर्ते में धड़कते सुकुमार नन्हे वक्षों की धड़कन खामोशी में मुखर हो गई थी। नीला, रात हो गई, अब जाओ। कॉफी? नहीं, गुड नाइट। अविनाश का मन अजानी आशंका और एक अजाने भाव से थरथरा रहा था। ठंडी रात में भी वह पसीने में डूब गया। सुबह देर से उठा, बाथरूम से मुंह हाथ धोकर निकला तो सामने रेवा चाय और ब्रेकफास्ट दोनों लेकर खड़ी थी। देर तक सोए आज आप? लगता है यह नॉवेल पढ़ते रहे देर रात तक। रेवा ने नॉवेल उठाकर देखा, फिर रख दिया। मैं हतप्रभ था। नॉवेल? और मैं? आज आपके मामा जी का फोन आया था, रात को पहुंच रहे हैं। चुपचाप चाय पी गई, ब्रेकफास्ट भी हुआ। अचानक रेवा ने पूछा, आज हम दोनों को पूछा जाएगा, आपने क्या सोचा है? मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। तो सोच लीजिए, जवाब तो देना ही है। यही प्रयोजन है कि आप यहाँ आए और मैंने अपनी छुट्टियां बढ़वा ली। रेवा, हम जानते ही क्या हैं अभी एक दूसरे के बारे में? जानने की मोहलत बस इतनी ही थी अविनाश जी। फिर जिंदगी भर साथ रहकर भी लोग क्या जान लेते हैं? मेरे बारे में सुना होगा। हाँ, वह अतीत था अविनाश आपका। सबका कुछ ना कुछ होता है, उसे छोड़िए। क्या तुम्हें पसंद आएगा इतने दिनों की आजाद जिंदगी के बाद बंधना? उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करती हूँ। तुम्हारी जॉब? जॉब तो मैं छोड़ नहीं सकती अविनाश। लंबी छुट्टियां मीन्स विदाउट पे लीव्स अफोर्ड कर सकती हूँ, फिर देखते हैं। तो रेवा, तुमने फैसला ले लिया है? हाँ अविनाश, थक गई हूँ लोगों की सहानुभूति और सवालों से। थक तो मैं भी गया था रेवा, पर क्या यह समझौता नहीं? शायद हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुस्कुराकर रेवा प्लेट्स उठाने लगी। तो शाम को डिनर टेबल पर आने तक अपना फैसला कर लेना। ना हो
यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवा के जाते ही उसने नॉवेल उठाया। 7th हेवन एक रोमांटिक नॉवेल था। उसके अंदर एक हाथ का लिखा पुर्जा। जब से आप आए हैं मुझे अपना होना और अच्छा लगने लगा है। आप बहुत बड़े हैं। यह खत पढ़कर जाने क्या प्रतिक्रिया करें। अगर मैंने ना लिखा तो मैं घुटन से मर जाऊंगी। आप पहले पुरुष हैं और मैं खुद हैरान हूँ क्यों खिंची जा रही हूँ मैं आपकी ओर। कल रात न जाने क्यों लगा कि सौंप दूं अपने हाथों की नमी और स्पंदन आपको, लेकिन उसे लगा कि वह चक्रवात में घिर गया है। यह पुर्जा रेवा के हाथ लग जाता तो वह क्या सोचती। वह घबरा कर तैयार होकर बाहर निकल आया। राम सिंह ने पूछा भी गाड़ी के लिए, पर वह मना करके पैदल 3-4 किलोमीटर चला आया। पहाड़ी ढलवा रास्ते और पहाड़ी वनस्पति, बड़े पेड़ और उन पर उछल कूद मचाते बंदर। वह एक चट्टान पर सुस्ताने लगा और आंखें मूंदते ही नीला का चेहरा सामने आ गया। मासूम आंखें, सीधे रेशमी बालों में खुल खुल जाती लाल साटिन के रिबन की गिरह, तिर्यक मुस्कान। नीला, तुम मुझे प्रिय हो। तुम्हारी निश्चलता मुझे पसंद है। तुम वह अनगढ़ कोमल स्फटिक शिला हो जिसे मैं मन चाहा गढ़ सकता था। तुम्हारा समर्पण बहुत कीमती और नाजुक है और नियति बहुत क्रूर है नीला। जिस संभावना को हम सोचते डरते हैं वह संभव तो हो ही नहीं सकती ना। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा। आज रात डिनर पर मामा जी से क्या कहूंगा, मना कर दूंगा। जब बहुत देर तक भटक कर वह ब्रिगेडियर सिन्हा के घर के जरा नीचे वाले मोड़ पर मुड़ा ही था कि नीला साइकिल पर उतरती दिखाई दी। पास आई तो परेशान लगी। आप यहाँ हो और मैं, सॉरी, मेरा इरादा कुछ नहीं। अविनाश जी बस कन्फेस किए बिना रह ना सकी। और मैं किसे कन्फेस करूं? अविनाश, आई एम पजेस्ड बाय यू। मुझ पर छाया पड़ गई है आपकी। तुम पागल हो नीला। मैं जा रहा हूं यहाँ से, यही उचित होगा। मुझ में साहस नहीं है एक साथ बहुत लोगों का विश्वास तोड़ने का। और बुआ? क्या बुआ? बेवकूफ लड़की, वो खत जो छोड़ आई थी उसके हाथ पड़ जाता तो? मुझे नहीं करनी शादी वादी। कहाँ फंस गया मैं? बुरी तरह झल्ला गया अविनाश और सिर पकड़कर पुलिया पर बैठ गया। नीला सुबकने लगी। वह उसके पास उठाया, उसके मुंह पर ढके हाथ हटाकर बोला, क्या करूं मैं नीला? अब आगे कोई भी रिश्ता हम दोनों के लिए ही घातक है। मुझे जाना ही होगा। नीला उसकी बाह पर टिक गई और रोते हुए बस इतना कह सकी, आप बुआ से शादी कर लो अविनाश जी। आज पहली बार वो खुश होकर पापा से कह रही थी कि दादा, अविनाश को देखकर पहली बार लगा कि शादी कर लेनी चाहिए। और तुम? मैं? मेरा क्या अविनाश जी? ओह, ये स्त्रियां अजूबा हैं। समझ नहीं पाता मैं इन्हें। मुझे खुद नहीं पता कि शाम को क्या होना है, पर तुम अब कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी। डिनर के समय नीला नदारत थी। मामा जी और ब्रिगेडियर साहब के घेरे में अविनाश ना नहीं कह सका। हाँ, मैं सिर हिला देने के बाद का समय उसके लिए यूं बीता जैसे वह दर्शक हो सारी प्रक्रिया का और अविनाश का किरदार निभाता कोई और ही है। घर का वही हिस्सा जो गेस्ट हाउस था, शादी के बाद अविनाश और रेवा का हो गया। 3 दिन के बाद दोनों को अलग अलग दिशाओं में जाना है। उसकी बाहों में अलसाती रेवा उसका हाथ खींचकर अपने वक्ष पर रख लेती है। 2 बजे हैं और वह उठकर सिगरेट जलाता है। खिड़की में उठकर आता है। सामने नीला के कमरे की लाइट जली है और रेवा की बनाई अधूरी तस्वीर सामने वाली दीवार पर लगी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।